This is our last concluding part. As you can see, yesterday we had studied about the different names of hope and what hope makes us and what poet feels after the hope is fulfilled. And in this part, now we are going to study the examples that are provided in this poem. So, objects of nature. So there are basically three objects, if you remember. So first one is the bird. Second one is tree, and third one is bud, kali. So basically poet has used three objects of nature to elaborate the word hope or to explain the word hope. The first one is the bird. Now what bird does is bird is always in search of food, or you can say that when does the bird go out? The bird goes out in search of food. The first hope for the bird is that it is out for search of food. But what happens if it fails to find food? खाना नहीं मिलता है, तो ये find. So what will happen? If goes out in search of food, if it does not find it, then it find the material to build the nest. अब इसका मैसेज क्या है कि डोंट लूज होप. जिस काम को करने निकले हो वो काम पूरा नहीं होता है. द थिंग विच एट फर्स्ट इट गोज आउट सर्च ऑफ फूड, वो नहीं होता है, तो वो खाली हाथ नहीं आता है. पक्षी क्या करता है? इट फाइंड्स मटेरियल टू बिल्ड द नेस्ट. अपने घोंसले को बनाने का मटेरियल अपने साथ में लेकर के आता है, यानी कि अपना जो उसका जो एफर्ट है, उसकी जो कोशिश है, वो व्यर्थ नहीं जाने देता है. देन नेक्स्ट इज, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्री. अब पेड़ क्या करता है? लूज और ड्रॉप्स द लीव्स. कौन से पत्ते गिराता है? येलो और ड्राई, पीले पड़े हुए हैं या सूखे हुए पत्तों को वो गिरा देता है. क्यों? कौन सी उम्मीद में? दैट अगेन इट विल बी लेडन विथ ग्रीन लीव्स. इस उम्मीद में, इन द होप इट लूजेस और ड्रॉप्स द लीव्स, येलो एंड ड्राई लीव्स, in the hope that again it will be laden with green leaves, कि वो वापस हरी पत्तियों से आच्छादित हो जाएगा. Now bud, कली. blooms on the branch. क्या करती है वो एक ब्रांच के ऊपर खिलती है. क्यों खिलती है? इन द होप, इस आशा में, दैट नो वन विल प्लक, कि कोई आके उसको तोड़ेगा नहीं. वो अपनी सुंदरता से सबको, पूरे वातावरण को आनंदित कर देगी, अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को खुशबूदार कर देगी. तो वो अपनी कली को खिलना वो बंद नहीं करता है. इट डजंट स्टॉप टू ब्लूम, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आते हैं तो उसकी कलियों को तोड़ते हैं, उसकी फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो है वो खिलना बंद नहीं करते. सो यू कैन अगेन सी, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ थोड़ा सा, कि देर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, बर्ड, ट्री
एंड बर्ड. सो दिस 3 अगेन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट. सो बर्ड goes out in search of food to find food, but if it does not find food then it returns with material to build the nest. घोंसला बनाने के मटेरियल से वो आता है. सो बेसिक मैसेज इसमें है, डोंट लूज होप. सेकेंड आपको एग्जाम्पल दे दिया ट्री का. सो ट्री इट लूज और ड्रॉप्स द लीव्स, अपने पत्तियां गिरा देता है. कौन सी पत्तियां गिराता है? येलो और ड्राई, जो पीली और हरी जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो गिरा देता है. किस उम्मीद में? इन द होप दैट इट विल लैडन विथ ग्रीन लीव्स, कि वो हरी पत्तियों से एक दिन आच्छादित हो जाएगा. और तीसरा बर्ड, कली, ब्लूम्स ऑन द ब्रांच, कली एक डाली पे खिलती है. इन द होप, इस उम्मीद में कि कोई उसको तोड़ेगा नहीं. देखिए आप यहाँ पर आप देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, लेकिन तीनों में होप का जो मीनिंग है वो अलग अलग है. पहले में मीनिंग ये है कि आप कोशिश करिए और आप असफल होते हो तो उस कोशिश को परिवर्तित कर दीजिए. पक्षी बाहर निकलता है भोजन की तलाश में, भोजन नहीं मिलता तो खाली हाथ नहीं आता. दूसरा ये कि आप पेड़ का उदाहरण देख रहे हैं तो वो अपनी पत्तियां गिरा देता है. सपोज बारिश हुई नहीं तो, लेकिन भविष्य को देखते, भूतकाल को देख करके आप अपना भविष्य बना सकते हो. उस पेड़ को पता है कि बारिश आएगी, बारिश आज नहीं तो देर सवेर आएगी. सो ये वो काम है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बर्ड, कि आप परिणाम की चिंता ना करें. उम्मीद जो है ना, उसमें क्या होता है, आप एग्जाम देते हैं तो आप होप करते हैं कि मेरा रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा. तो आप पहले से तो तय नहीं करते कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूं. आप अपने एफर्ट्स को बंद नहीं करेंगे, आप अपना काम कीजिए, दूसरों को जो काम करना है वो करेंगे. सो दिस वॉज अबाउट द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. आप देख पा रहे हैं. ओके, तो इस पोएम के जो भी आप पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पोज करके लिख सकते हो. मैं बोर्ड से हट जाता हूँ एक बार वापस, और इसको अच्छे से आप इसको मेंशन करके कर लीजिएगा. अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी हम आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो 5 पोएट्री है अब वो हमने ख़त्म कर दी है. अब हम कंपोजिशन के ट्रैक से चलेंगे. तो कंपोजिशन में फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा नोटिस राइटिंग. तो उससे हम स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन गुड बाय. Good morning student. This is our lesson Central Bank, केंद्रीय बैंक, and this is part number 3. भाग तीसरा है ये इसका. और पहले वाले भाग में हम पढ़ रहे थे मात्रात्मक उपाय. केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए 2 तरह के उपाय अपनाता है. उसमें पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक. तो मात्रात्मक पढ़ ही रहे थे, इसमें अपन ने 2 चीज़ें देखी थी, बैंक रेट पॉलिसी देखी थी और दूसरा देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपन ने देखा था कैसे आरबीआई पैसा खींचता है मार्केट से और कैसे मार्केट में पैसा छोड़ता है, मतलब फैलाता है. अब इसका तीसरा उपाय है, मतलब तीसरा जो टाइप है क्वांटिटेटिव मेथड, मतलब मात्रात्मक उपाय का, वो है रेशियोज. अब देखो रेशियो 2 तरह के हैं. पहला है SLR, दूसरा है CRR. ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं. तो ज़रा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से सुने. हिंदी मीडियम ये बात सुन ले कि ये इंग्लिश में आपको याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म इनके इंग्लिश में ही लिखना है और फुल फॉर्म हिंदी में भी हैं, पर इंग्लिश में भी आपको इनके फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे. इसका फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और इसका है कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, 2 रेशियो. इस SLR को हिंदी में बोलते हैं वैधानिक
तरलता अनुपात, वैधानिक मतलब स्टैच्यूटरी, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। CRR, CRR को हिंदी में बोलते हैं नकद बचत अनुपात, ठीक है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें अभी आपके पास, आप लोग फ्री हो, पूरा दिन फ्री रहते हो, आपको ना स्कूल जाने की थकान है ना आने की थकान है, आप आराम से घर पे उठते होंगे 8-9 बजे या कोई जल्दी भी उठता होगा, लेकिन आपको आने जाने की कोई थकान नहीं है, स्कूल आने जाने की, है ना। आराम से घर पे बैठ के सिर्फ घंटा भर आता होगा वीडियो, और तो क्या आता होगा, 3-4 वीडियो आते होंगे और उससे ज़्यादा तो आते नहीं होंगे। आराम से बैठ के आपको देखने हैं, पर इनको आराम से आप बार बार देखिए और समझ ले। ये टाइम है, इस मौके का फ़ायदा ले। देखो अभी 10th के रिजल्ट आए थे, आप लोग ये तो मत सोचना कि हमारे तो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी ही नहीं, सरकार लेगी बोर्ड की एग्ज़ाम, ये बात ध्यान में रखना 12वीं की, है ना। हो सकता है सितंबर में स्कूल खुल जाए या अक्टूबर में खुल जाए, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको सब लंबा चौड़ा पढ़ाने का। दूसरा एक बात और मार्केट में फैल रही है कि सिलेबस कम हो जाएगा, सरकार कम करेगी, तो सरकार इतना सा कम कर देगी ना तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई इजी लेसन सरकार ने निकाल दिया तो तुम्हें उतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इजी लेसन होता है तो ज़्यादा मार्क्स उसमें, मतलब मार्क्स लाने की उम्मीद रहती है। इसलिए अभी तो अपन यही सोच के पढ़ें कि भाई मेरे पास मेरी एग्ज़ाम भी होगी और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है, और अभी जो घर पे मुझे टाइम मिल रहा है उसमें बार बार इसे समझूं और पढूं। हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे बिल्कुल वीडियो देख ही नहीं रहे, देख रहे हैं तो कोई खाते खाते देख रहा है, कोई बात करते देख रहा है, बस उसको अपने कैमरे को ऑफ कर देते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ऑफ़ करने के लिए भी हमने ही कहा क्योंकि डिस्टर्बेंस आती है पंखे वगैरह की, वो तो है, लेकिन आप उस समय बैठ के देखो, है ना। अब ये तो है नहीं कि आपको टाइम पे ही वहाँ पे होना ज़रूरी है, आप कभी भी देख सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो देखो SLR और CRR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब संवैधानिक तरलता अनुपात, और इसका मतलब है नकद बचत अनुपात। अब ये SLR जो होता है इसका मतलब ये होता है कि बैंक को, हर बैंक को, जो नॉर्मली RBI को छोड़ के जो दूसरे बैंक होते हैं उनको क्या करना होता है, उनके पास जितना भी पैसा है सारे अकाउंट्स के मिला के, ठीक है, उसका कुछ परसेंट RBI फिक्स कर देगी, इतना परसेंट आपको SLR के रूप में रखना है। तो उसका जो कुछ परसेंट होता है उसको उन्हें क्या करना होता है, उसको कि उतना परसेंट, जैसे कि RBI ने बोला 20% रहेगा SLR या 25% रहेगा, तो जितना भी पैसा बैंक के पास है उसका 25% पैसा उसको गारंटी के रूप में, किसके रूप में, गारंटी के रूप में RBI को, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक को, जो है केंद्रीय बैंक है जो हमारा, उसके पास वो पैसा रखना पड़ता है, ताकि RBI फिर आपको परमिशन देगा कि हाँ अब आप इस कंट्री में, मतलब भारत में बैंक चलाओ। क्योंकि अगर वो बैंक डूब गया या कुछ हो गया तो लोगों को नुकसान होगा, ऐसे में RBI भी उसकी भरपाई करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, है ना। तो RBI क्या करेगा, जो उसका जमा पैसा है उसी में से उसकी मदद करेगा, ठीक है, सब बैंकों की मदद करता है वो। तो हर बैंक को सारे बैंकों के लिए एक नियम बनाया जाता है कि इतने परसेंट जो आपके पास जितना भी पैसा है उसका इतना परसेंट RBI के पास गारंटी के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वैधानिक रूप से जो तरल मतलब कैश आपको अनुपात में, एक अनुपात जो भी बताया जाता है उस अनुपात में RBI के पास रखना है, ताकि RBI भी आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है बैंकों की, कि अगर बैंकों को नुकसान होने वाला है तो RBI उससे उनकी मदद करता है। दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो, बचत नकद अनुपात या नकद बचत अनुपात। तो ये जो अनुपात है ये बैंक को खुद के पास ही रखना होता है। एक अनुपात ये भी होता है कि, एक रेशियो ये भी है कि
जितना भी पैसा है बैंक के पास सब लोगों का मिला के, चाहे वो करंट अकाउंट में हो, सेविंग अकाउंट में, जिसमें भी हो, उसका कुछ % पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है। ये नहीं कि बैंक उसी, मैंने पिछले लेसन में बताया था कमर्शियल बैंक में बैंक लोन कैसे देते हैं, किसी ने जमा कराया उसी पैसे में से कुछ पैसा निकाल के लोन दे देते हैं, ठीक है। तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि लोगों ने जो पैसा जमा कराया वो किसी और को लोन के रूप में दे दें, फिर वो लोग निकालने आएंगे जिन्होंने जमा कराया तो कैसे देंगे। इसीलिए बैंक को क्या करना होता है, एक अनुपात होता है, उस अनुपात में कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, उसके अलावा जो पैसा होता है वो दूसरों को उधार या लोन के रूप में दे सकता है, ठीक है। तो वो जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं CRR। CRR वो अनुपात है जो उसको खुद के पास रखना है। SLR वो अनुपात है जो उसको RBI के पास रखना है। सॉरी, एक कन्फ्यूजन हो गया है, एक गड़बड़ हो गई। SLR वो अनुपात है जिसे बैंकों को अपने पास रखना होता है एक अनुपात के रूप में, जिसे वो सारा पैसा लोन नहीं दे सकता और खुद के पास रखना होता है। CRR का मतलब होता है कुछ अनुपात उसको RBI के पास, मतलब टोटल पैसों में से कुछ पैसा तो RBI के पास रखना होता है, वो जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं CRR, और कुछ पैसा अपने पास रखना होता है उस पैसे को बोलते हैं SLR, ठीक है। तो ये अनुपात याद हो जाने चाहिए, वो पहले मैंने उल्टा बोल दिया था उसका, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। मुझे भी ऐसे लगा मैं कुछ शायद बोलते बोलते फ्लो में कभी गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग किताब भी खोल के रखिए, और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप टाइम पे करके, और जिस दिन भी आपको बता रही हूँ मैं कि इस दिन आपको सेंड करने हैं पिक्स, उस दिन सेंड कीजिए। और अब इस राखी के बाद, मतलब मंडे के बाद अब जो अगला सैटरडे, मंडे के बाद जो सैटरडे आने वाला है, राखी के बाद वाला जो सैटरडे है, उस सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा। आपको टेस्ट का टॉपिक जो है वो बुधवार या गुरुवार को बता दिया जाएगा। उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, याद करना है, और टेस्ट देना है शनिवार को। अब याद करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो साइंस वालों के हर सैटरडे को टेस्ट हो रहे हैं, है ना, बराबर सारे बच्चे ऑनलाइन भी आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई घर पे भी वैसे ही जा रही है बिना रुकावट के। पर तुम लोग अगर नहीं पढ़ रहे हो तो रुकावट तुम खुद ही बन रहे हो खुद की पढ़ाई में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब मात्रात्मक उपाय। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स, मतलब गुणात्मक उपाय। इसमें पहला है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, वो जो हमने मात्रात्मक में पढ़े ना, वो सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन इसमें आरबीआई क्या करता है कि देखता है कि अभी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से वो सोचेगा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दूं, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में कुछ करना चाहिए, या एसएलआर या सीआरआर कुछ कम ज़्यादा करने चाहिए, वो इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो लोन देने की लिमिट बढ़ा या घटा सकता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा या घटा सकता है। तो सिलेक्टिव मेजर्स लेता है टाइम को देख के, इसीलिए मतलब चुनता है ना वो, इसीलिए उससे बोला जाता है क्वालिटेटिव मेजर, मतलब गुणात्मक उपाय, क्योंकि ये गुणात्मक उपाय उसे चूज करना होता है। उसके बाद है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि अगर कोई लोन नहीं चुकाता, कभी कभी जैसे बहुत बार फेलियर्स हो जाते हैं लोन रिकवरी में भी, मतलब बैंक ऐसे तो जब लोन देता है तब सारे डॉक्यूमेंट देखता है, गारंटी वगैरह लेता है, लेकिन फिर भी पैसा जब आता नहीं, रिकवरी के लिए जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको पता चलता है कि इसके पास प्रॉपर्टी है नहीं, चुकाने के लिए कोई सोर्स नहीं है। अब बैंक क्या कर सकता है, इंसान को उसके क्या बॉडी पार्ट तो बेचने से रहा है ना, वो तो इलीगल हो गया।
तो बैंक उसे बैंक के जो भी रिकवरी एजेंट्स होंगे थोड़ा धमका देंगे, बोलेंगे इतनी तारीख तक दे देना, यही कर सकते हैं, है ना। रोज जाके भी बोलेंगे तो भी यही कर सकते हैं, पर अब उसके पास होंगे जैसे चुकाएगा वो। तो ऐसे में बहुत लॉस में जाने लगता है बैंक। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक तो लॉस में जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिन कस्टमर के पैसे लेके इनको लोन दिए हैं वो भी तो डिमांड करते हैं, उन्हें भी तो देना पड़ता है ना। तो बैंक क्या करता है ऐसे में, डिस्काउंट करता है, बिल डिस्काउंट कर देता है ना, लोन डिस्काउंट कर देता है, मतलब कुछ उसकी दरें घटा देता है कि ठीक है चलो इतना मूल भर दो, ब्याज जाने दो। मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, या फिर नीलामी वगैरह होती है, आप लोगों को पता हो तो ऑक्शन वगैरह होते, तो प्रॉपर्टी उतने की नहीं होती जितने का उसने लोन लिया है, कम की भी हो सकती है, पर वो प्रॉपर्टी भी बैंक ले लेता है क्योंकि उससे कुछ तो रिकवर करे, और उस प्रॉपर्टी को बेच के वो जितना हो सके उतना रिकवर करता है, नीलामी करता है, ऑक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है, बोलियां लगती हैं, हाईएस्ट जो बोली होगी उस पर बिकेगा। मतलब बैंक एक अपॉर्चुनिटी लेता है कि इसकी उच्चतम कीमत जो हो, हाईएस्ट इसका जो कॉस्ट हो, वो मैं कम से कम रिकवर करूं, क्योंकि बैंक को भी पूरे स्टाफ को सैलरी देना है, बैंक की लाइट बिल वगैरह ये वो सब, मतलब रनिंग कॉस्ट जो होती है वो भी उससे निकालनी है ना, लोगों को इंटरेस्ट भी देना है, तो बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करता है। तीसरा है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनके पास पैसों की कमी होती है, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं और फिर चुका सकते हैं, या इस तरह के ट्रांजैक्शन भी करता है। इसके अलावा अगर नहीं चुकाए जाते और अगर कोई बैंक कहना नहीं मान रहा, तो आरबीआई क्या करता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाता है, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करता है, ठीक है। पब्लिसिटी, देखो पब्लिसिटी एक वर्ड है कि पब्लिश्ड करना, पब्लिसिटी से सिमिलर वर्ड है पब्लिश्ड करना। पब्लिश्ड करना मतलब अपने जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके बारे में जानकारी देना। हर चीज़ की पब्लिसिटी हो जाती है, जो हॉट टॉपिक होता है या पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक होता है उसकी पब्लिसिटी करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाती है। और जो चीज़ें हमें लोगों तक पहुंचानी है उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है। अब आरबीआई की जितनी भी बातें हैं, जो भी वो बैंक रेट चेंज करता है, रिवर्स रेपो रेट, वो उसे पब्लिश करने पड़ते हैं हर 3 या 4 महीने में, हर तिमाही में उसे चेंज, मतलब जो भी चेंजेस आए उसे बताना होता है देश के लोगों को। तो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, इस तरह के जो पत्र आते हैं, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स आते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या आर्थिक मुद्दों से रिलेटेड, उनमें सारी जानकारी लीक होती है। इसके अलावा जितने भी जीके की भी, जो अपनी करंट जीके की बुक्स लेते हैं, उसमें भी आरबीआई के सारे नए जो कार्य किए हैं, मतलब जो भी चेंजेस आए वो सारे भी उसमें पब्लिश्ड होते हैं। जो नॉर्मल अपन न्यूज़पेपर लेते हैं उसमें भी उसके बारे में जानकारी आती है, ताकि हर इंसान को उसके बारे में पता चले और दूसरे बैंक उसके नाम पे उनके साथ धोखेधड़ी ना करें, ठीक है। तो ये है पब्लिसिटी। तो ये था अपना पार्ट नंबर 3। और एक चीज़ और है, वो भी इस पार्ट में समझ ही लेते हैं, डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन भी लेता है। कैसे लेता है, अगर कोई भी कहना नहीं मान रहा आरबीआई का या रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन भी लेता है, जेल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे आरबीआई के क्वालिटेटिव कार्य थे, मतलब गुणात्मक उपाय थे। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे 5 कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उसकी 5 कंडीशंस होंगी
जिनके बारे में हम कंडीशन या टर्म जो भी हैं वह 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, x एंड y आर पार्टनर, x और y पार्टनर हैं, किस रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, यानी कि इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उसके बाद इन्होंने बताया क्वेश्चन में, इन्होंने जो पूंजी लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, x ने लगा रखी है 2 लाख रुपए और y ने लगा रखी है 1 लाख रुपए। यानी कि अपने सामने ये क्वेश्चन है कि x और y दो पार्टनर हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है वो है 2 लाख और 1 लाख रुपए। अब देखते हैं टर्म 1, कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या कहती है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रही है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है, तथा वर्ष के लाभ है 60,000 रुपए, है ना, 60,000 रुपए वर्ष के लाभ है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है और प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा अपने पास और हर टर्म के हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ देखना है कि आईओसी के बारे में जब डीड के अंदर कुछ नहीं कहा है तो आपका आईओसी देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये 60,000 है, इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे और इस 60,000 को सीधा रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे। फिर उसके बाद अंदर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये DR साइड है और ये CR साइड है ना। चलिए प्रॉफिट अपने को कितना हुआ है साल के एंड में 60,000, तो उसको किधर लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि आपको आईओसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000, यानी कि 60,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसके बारे में? पूंजी पर ब्याज के संबंध में। तो पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। तो 60,000 को सीधा जो बांटेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटेंगे। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है 3:2, यानी कि 60,000 को इन दोनों साझेदारों में 3:2 में बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में। अपने पास 60,000 का प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना 3:2 का मतलब हुआ 3/5, यानी कि 3 और 2 मिला के 5 होते हैं, यानी कि टोटल 60,000 के 5 टुकड़े करने हैं। तो 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा x का पार्ट और सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे y का आ जाएगा, तो y का आएगा 60,000 इंटू अब y का कितना पार्ट है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/5, यानी कि 5 में से 2 पार्ट तो देंगे वो y के आ जाएंगे और 5 में से 3 पार्ट जो देंगे वो x के आ जाएंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 12,000, है ना। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 12 5 जा 60,000। तो 12,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 36,000। ये 36,000 रुपीज प्रॉफिट किसके जाएगा x के अकाउंट में और y के 60,000 इंटू 2। तो वही कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी है। जब 5 को आप 60 से पहले डिवाइड किया था 12,000 आया, तो नेक्स्ट 5 को 60 से वही डिवाइड करोगे कितना आएगा 12,000। 12,000 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 24,000, यानी कि ये अपना वर्किंग नोट हो गया। क्या हो गया वर्किंग नोट। आप तो ओरली भी कर सकते हैं। तो 36,000 और 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 36,000 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये किसके अकाउंट में जाएगा 36 x के अकाउंट में, तो यहाँ लिख देंगे टू x कैपिटल अकाउंट और y के तो टू y कैपिटल अकाउंट
एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, वाई के कितने 24,000। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ है 60,000 की टोटल और यहाँ भी है अपने पास 60,000 की टोटल। तो ये था टर्म 1 के हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों। टर्म 1 या कंडीशन 1 क्या कह रही थी कि आपकी आईओसी एब्सेंट है, पार्टनरशिप डेट के अंदर कुछ नहीं दे रखा है और प्रॉफिट है आपके पास 60,000। तो आपने 60,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, यानी कि जो उनका लाभ हानि है, अगर सपोज यहाँ लाभ हानि अनुपात नहीं दिया होता तो ये प्रॉफिट इक्वल में बांटा जाता है ना। तो हमने क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन में 60,000 प्रॉफिट का हमने सबसे पहले लिखा, फिर 60,000 को हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने का देखा तरीका आपने, 60,000 लिखना है, x को कितना देना है, y को कितना देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास 36 और 24,000 है। 36 और 24,000 36 x के अकाउंट में लिखे गए और y के अकाउंट में 24,000 लिखे गए। इस तरह से हमारी टर्म 1 कंडीशन कंप्लीट हुई। अब देखते हैं टर्म कंडीशन सेकंड। चलिए अब कंडीशन सेकंड के बारे में देखते हैं। कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, लेकिन क्वेश्चन अपना वही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, x और y दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में पार्टनर है, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3 और 2 और उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, लेकिन अपनी कंडीशन अब चेंज हो गई है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर आईओसी एब्सेंट था और उसमें प्रॉफिट था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आईओसी जो है वो 10% पर एनम, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर 10% पर एनम आपको ब्याज देना है, ऐसा डीड के अंदर लिखा हुआ है ना। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, पर एनम यानी कि पर एनम, एनम का मतलब होता है वर्ष। फिर नेक्स्ट बता रखा है लॉस, लॉस कितना दे रखा है 60,000, यानी कि 60,000 रुपए का लॉस हो गया है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में, पहले कंडीशन में क्या था कि प्रॉफिट हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर पहले जब प्रॉफिट हो रहा था अपने क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन अब जब लॉस हो रहा है तो हमको क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू P&L अकाउंट और यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। कितना अमाउंट है 60,000, यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपए। बस दोस्तों एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखना है P&L अकाउंट के नाम से, लॉस है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है P&L के नाम से। तो 60,000 रुपए आपने P&L के नाम से लिखा, नेट लॉस, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि लॉस की कंडीशन में ये क्या आईओसी 10% पर एनम आपको देना है, ये क्या चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है नहीं, चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, यानी कि लाभों पर प्रभार नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो ही आपको इंटरेस्ट देना है, लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो बताइए क्या आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, एक्स और वाई को देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉस की कंडीशन में अपन इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लॉस है ये साझेदार बेयर करेंगे, यानी वहन करेंगे। किस रेशियो में वहन करेंगे, अगर प्रॉफिट ये रेशियो है तो लॉस भी यही रेशियो होगा, यानी 3:2 में बेयर करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए x का भी निकाल लेते हैं और y का भी निकाल लेते हैं। कितना लॉस है 60,000, यहाँ लिखेंगे 60,000, ठीक है, इनटू, अब ये 60,000 के कितने पार्ट करने हैं 3 + 2, कितने हो जाते हैं 3 + 2 5, यानी कि डिवाइड बाय 5 और x कितना बेयर करेगा उनमें से 3, है ना, तो 3/5। नेक्स्ट y के लिए 60,000 इनटू डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई y का, देखो y का क्या हिस्सा है 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। तो चलिए इसको निकालते हैं, वही 5 12 60, 12,000 और 12,000 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 36,000, ठीक है, 36,000। नेक्स्ट इसका निकालेंगे सेम, वही बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। 12,000 इंटू 2, यहाँ आ जाएंगे आपके 24,000, तो 36,000 एंड 24,000। अब क्या करना है आपको, 36,000 और 24,000 लिखना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय, किस पार्टनर को देना है, एक्स और वाई दोनों को देना है। यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना देना है 36,000, यानी कि लॉस इसको बेयर करना है 36,000 वहन करना है और इसको करना है 24,000, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अपने 60,000 और 60,000 को हमने x और y को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास
अमाउंट जो बचेगा 60,000 एंड इधर भी 60,000। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई। आप चाहो तो घर पे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको क्या चेंज करना है, प्रॉफिट चेंज कर दीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको चेंज कर दीजिए और आप क्वेश्चन तरीका यही रखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। कि 60,000 लॉस है तो इस कंडीशन में करना है, प्रॉफिट था तो पहले वाली कंडीशन के हिसाब से करना था। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3। अब देखते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रही है आपके कंडीशन 3, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम आपको देना ही देना है। लेकिन अब आपके जो लॉस है 60,000 का वो लॉस ना होकर के अब आपके हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि थर्ड कंडीशन में आपके पास प्रॉफिट है और आपको आईओसी भी देना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जिसके अंदर प्रॉफिट तो था लेकिन आईओसी एब्सेंट था। सेकंड कंडीशन में आईओसी तो था लेकिन लॉस था। थर्ड कंडीशन में प्रॉफिट भी है और आईओसी भी है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास कंडीशन थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। किस पर देना है, इसी 2 लाख और 1 लाख पर देना है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, 60,000 का है। तो वही क्वेश्चन अपना है, कंडीशन सिर्फ चेंज हो रही है। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है 3:2 यानी कि 3:2 में है। और उनकी पूंजी कितनी है, पैसा कितना है, कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। अब देखिए यहाँ कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, वेरी गुड। तो प्रॉफिट को किधर लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे या डेबिट साइड में, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना 60,000। अब दोस्तों देखना ही है कि 60,000 का आपके पास प्रॉफिट है और आईओसी भी आपको देना है 10% पर एनम। तो चलिए 10% पर एनम निकालते हैं। 2 लाख का 10% कितना होगा, निकालिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख का 10% कितना होगा, चलिए नहीं आ रहा है, निकालते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स का निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स में कितना पैसा लगा रखा है, फॉर्मूला क्या था अपना, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल, कितनी है कैपिटल 2 लाख रुपए, आपको लिखना है 2 लाख रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने क्वेश्चन में दे रखा है ब्याज की दर 10% यानी 10/100 इंटू उसके बाद अपने को क्या दे रखा था, क्या निकालना था, मंथ, वेरी गुड। यहाँ पर डिवाइड बाय 12 था ही आपके, अब मंथ निकालने हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब पर एनम है और ओपनिंग डेट कुछ दे नहीं रखी है तो इसका मतलब वो पूरे साल भर की डेट है। तो इसका मतलब ऊपर भी 12 लिखेंगे, पूरे 12 महीने में से 12 महीने यानी कि पूरा साल भर हुआ है ना, 12 महीने और ये भी 12 महीने, 12 महीनों में से आउट ऑफ 12 मंथ्स, आउट ऑफ 12 मंथ्स यानी कि पूरा 1 ईयर होता है। 12 से 12 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 एक 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 20,000 अमाउंट, यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 रुपए। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे वाई के लिए भी, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई। तो चलिए एक्स को कितना मिला, 20,000 रुपए। सेम ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है वाई के लिए। तो वाई का कितना हो जाएगा, 10,000। तो इस तरह से 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30,000। अब दोस्तों देखना ये है कि आपके पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, उस 60,000 में से आपने 30,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो आईओसी के नाम के। अब आपके पास कितने बचेंगे, 30,000 रुपए। अब जो 30,000 रुपए बचे हैं वो सीधा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। 15,000 सॉरी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 रुपए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो 3:2 में करने हैं, यानी कि 30,000 के आपको पार्ट करने। तो चलिए पार्ट करके देखते हैं कि हर एक 60,000 को कितना मिलेगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना है आपके पास, 30,000 इंटू
रेशियो है 3 और 2 यानी कि डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, चलिए 5 से काटे कितना बार 6 बार और मल्टीप्लाई किया 3 से कितना हो गया 18,000 है ना। 5 को जब 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6,000। उस 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे कितना आएगा 18,000। अगर 30,000 में से 18,000 में x को दे देता हूं तो y के पास कितना बचेगा 12,000। तो x के कैपिटल में जाएंगे 18,000 रुपए और y के अकाउंट में जाएंगे 12,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फाइनली बैलेंस लिख देते हैं 60,000 और 60,000। ठीक है, टर्म कंडीशन थर्ड क्या थी अपनी, आईओसी देना है 10% पर एनम है और प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में पार्टनर है और उसके बाद 2 लाख 1 लाख इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, आईओसी 10% देना है, प्रॉफिट आपका 60,000 है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को 60,000 आपको लिखना है 60,000 में सबसे पहली कंडीशन अपने को आईओसी ही देना है। तो आईओसी के हिसाब से अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, फिर उसके बाद 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। 20 और 10 दोनों को मिला के दे दिए कितने हजार 30,000। 60,000 में से जब 30,000 बांट चुके हैं तो अपने पास कितना बचा 30,000 रुपए। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 यानी कि 3 पार्ट इसको मिलेंगे 2 पार्ट इसको मिलेंगे। 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना देखा था जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब क्या करेंगे, जब 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 और 12,000 रुपए इनके अकाउंट में आएंगे। तो इस तरह से टर्म कंडीशन थर्ड